पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. It will be a declaration of war. You are actually depriving us of water, which is our right. इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी पर कशीदगी और टेंशन कोई नई बात नहीं. माजी में भी दोनों मुल्क जिनके दरिया और जिनका पानी काफी हद तक मुश्तरक है, इस बारे में एक दूसरे को धमकियां दे चुके हैं, तल्ख ज़बानी कर चुके हैं. लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पानी पर इन दोनों की लड़ाई में एक तीसरा फरीक भी शामिल हो रहा है, चीन दरियाए ब्रह्मपुत्र पर, जिसे चीन में यारलोंग ज़ांगबो दरिया कहते हैं, एक बहुत बड़ा डैम, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है. यानी इस सिचुएशन में इंडिया नहीं बल्कि चीन अपर रिपेरियन यानी पानी के बहाव के लिहाज से ऊपर वाला मुल्क है. और अब तक जो परेशानी इंडिया के डैम्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने की वजह से पाकिस्तान को होती आई है, अब ऐसा लगता है कि वही परेशानी इंडिया को होने लगी है. जो हमें हिंदुस्तान से खदशात हैं वो हिंदुस्तान को चीन से खदशात हैं. तो ये मसले को हल करना तीनों के फायदे में है. पाकिस्तान माजी में भी इंडिया पर इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाता रहा है. पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का ऐलान किया तो एक बार फिर वाटर वॉर्स यानी पानियों की जंग का खदशा पैदा हो गया, खास तौर पर माहौलियाती तब्दीली और बदलते जियोपॉलिटिकल हालात के पस मंजर में. पाकिस्तान की ज़र्री और वाटर सिक्योरिटी के लिहाज से इस मुआहदे की मुअत्तली की वजह से पाकिस्तान के लिए कई मसाइल पैदा हो सकते हैं. इनफैक्ट एक सवाल जहन में ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान में हाल ही में आने वाले सैलाब और उनसे पैदा होने वाली तबाही, क्या इसका इंडिया के इस फैसले से कोई ताल्लुक है? आज प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे और 2-3 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे. क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकता है? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो इससे पैदा होने वाले हालात से निमटने के लिए तैयार है? और खित्ते में पानी पर असल कंट्रोल किसका है, चीन, इंडिया या फिर क्लाइमेट चेंज का? इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहिदा इन दोनों ममालिक के दरमियान 1960 में तय पाया था. अपनी 65 बरस की तारीख में ये मुआहिदा जंगों, अलहदगी पसंद तहरीकों, शिद्दत पसंद और दहशतगर्द हमलों, यहाँ तक कि दोनों ममालिक के न्यूक्लियर टेस्ट के बावजूद बरकरार रहा है. सितंबर 2016 में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके उड़ी में एक फौजी कैंप पर होने वाले शिद्दत पसंद हमले के बाद इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. इस साल अप्रैल में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पहलगाम के मकाम पर होने वाले शिद्दत पसंद हमले के बाद इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का ऐलान किया. इस कशीदगी के पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते पर पड़ने वाले असरात पर मजीद बात करने से पहले आइए जरा इंडस वाटर ट्रीटी के अहम नुक्कात पर नजर डालते हैं. इस मुआहदे के तहत दरियाए सिंध और इससे मिलने वाले दूसरे दरियाओं और नदियों के पानियों की तकसीम को रेगुलेट किया गया. इंडिया को 3 मशरकी दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी के पानी को इस्तेमाल करने का हक दिया गया और पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, जहलम और चिनाब के ज्यादातर पानी को इस्तेमाल करने का हक. इस मुआहदे के तहत इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं. इसे दोनों ममालिक की रजामंदी से खत्म किया जा सकता है या इसकी जगह दूसरा मुआहदा ले सकता है, लेकिन ये सब यकतरफा तौर पर नहीं हो सकता. मसला तो पोटेंशली बहुत गंभीर है और बहुत सीरियस मसला है. फ़िलहाल इन्होंने जो अबेंस की जो बात की है उससे सिर्फ इस वक्त जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो शेयर करते हैं और एक्सेस हमें देते हैं इंडस वाटर कमिश्नर को, वो उन्होंने कोऑपरेशन बंद कर दिया है. तो एक तो वो मसला में ये हो रहा है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि पानी कितना फ़्लो हो रहा है और उससे फिर आगे फ्लड्स या ड्राउट के बारे में पेशगोई गोई करना मुश्किल हो जाता है. हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसका हल निकालना इंडस तास मुआहदे के बेसिस पे. उसमें डिस्प्यूट मैकेनिज़्म है, एक्सपर्ट मैकेनिज़्म है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है. लेकिन अब हिंदुस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम इनको मानते ही नहीं हैं. तो फिर तो यही रह गया है कि फिर अगर खुदा न खास्ता हमारे दरमियान जंग छिड़ सकती है इसके ऊपर. इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में इंडिया कहता है कि उसने इस मुआहदे को सस्पेंड नहीं किया बल्कि उसे अबेंस में रखा है.
तो सस्पेंशन और अबेयंस में आखिर फर्क क्या है? नवीन खड़का BBC के एनवायरनमेंट रिपोर्टर हैं। मुझे लगता है कि देखिए ये जो है इस वर्ड का सिलेक्शन जो है ये वही मतलब सस्पेंशन कहा गया तो उससे शायद कंट्रोवर्सी और बढ़ेगा, लीगल बातें आएंगी जो प्रोविजन है, क्योंकि सस्पेंशन का प्रोविजन इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं है। तो लेकिन प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड सस्पेंशन और अबेयंस में कोई प्रैक्टिकल फर्क है? टेम्पोररी सस्पेंशन है, ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बताता है, तो इस हिसाब से सस्पेंशन ही हुआ, लेकिन सस्पेंशन यूज नहीं किया गया है। अच्छा, इंडिया में चीन की तरफ से अब इस वक्त जो चीन डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पर, उसके मुतल्लिक क्या कहा जा रहा है? क्या इंडिया में इसके बारे में खदशात, कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जा रहे हैं और इंडिया इस हवाले से कर क्या रहा है? तो देखिए वो अभी जो है ये जो बड़ा डैम का बात हो रहा है इससे काफ़ी मतलब सेंसिटिविटी तो है ही कि क्या होगा, वो करेंगे क्या, लेकिन चीन ने एक के बाद एक ये कहता आया है कि ये सिर्फ रन ऑफ द रिवर होगा, हम पानी को डाइवर्ट नहीं करेंगे, पानी नीचे जाएगा। अच्छा, इस सारे मामले में आपको क्या लगता है जो क्लाइमेट चेंज है, जो माहौलियाती तब्दीली है, उसका कितना बड़ा हाथ है? देखिए ये जो क्लाइमेट का इशू है ये अंडर करंट इशू यही है। इंडिया को अच्छी तरह से पता है कि ये जो ग्लेशियर्स जो सूख रहे हैं, और सिर्फ ग्लेशियर की बात नहीं है ये, देखिए प्रेसिपिटेशन बोलते हैं हम, जो पानी बारिश होना या फिर बर्फ गिरना, इसमें काफी बदलाव आ गया है टाइम का हिसाब से, क्वांटिटी का हिसाब से। लेकिन आपको मैं एक दूसरा सिक्का भी दिखा दूं, क्लाइमेट की वजह से, उसी क्लाइमेट की वजह से वो जो स्ट्रक्चर्स वो बनाना चाहते हैं वो बनाना उतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में उन्होंने जो हाईवे बनाया, पर्टिकुलरली जब चाइना का की जो टेंशन की वजह से जो एक के बाद एक हाईवेज बनाए हैं, वो हाईवे देखिए 1 साल भी नहीं टिकता है, वो सब खत्म हो जाता है, काफी मतलब बड़ा इशू है। तो अगर हाईवे बनाना इतना मुश्किल है तो आप सोच सकते हैं कि वो जो कनाल्स, रिजर्वॉयर्स, उस तरह की टोपोग्राफी में, और क्लाइमेट ने जिस किस्म की वल्नरेबिलिटी ला दी है उस जगह में, काफी मुश्किल और काफी महंगा, वेरी एक्सपेंसिव ये है। तो इसीलिए अब देखना ये है कि वो क्लाइमेट की वजह से वो करना तो चाहते हैं, लेकिन क्लाइमेट की वजह से ही वो कर पाते हैं या नहीं, ये देखना है। खैर, ये बात भी सच है कि इस लेटेस्ट एस्केलेशन से पहले भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस मुआहदे के मुस्तकबिल के बारे में इख्तिलाफात वाज़ेह हो रहे थे। इनफैक्ट 2016 से ये मामला इंटरनेशनल आर्बिटर्स के सामने है, और अब ऐसा लगता है कि इस सारे मामले में चीन भी एक फरीक बनता जा रहा है। ऑफ कोर्स दरिया सिंध चीन से निकलने वाला इस खित्ते का एक ही अहम दरिया नहीं। BBC न्यूज के हमारे साथी रघुवेंद्र राव इंडिया की मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश में हैं। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सियांग नदी है। वही सियांग नदी जो कुछ आगे चलकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है, वही सियांग नदी जो तिब्बत से यारलुंग सांगपो के नाम से निकलती है और जिस पर चाइना अब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। भारत की फिक्र ये है कि अगर चीन अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो आने वाले वक्त में वो इस पानी को रोककर या ज़्यादा क्वांटिटी में छोड़कर भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसी खतरे से निपटने के लिए भारत अब अरुणाचल प्रदेश के सियांग इलाके में एक मेगा डैम बनाने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो चीन से पैदा हुए इस खतरे को कम कर सके और इस पानी पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में भारत के प्रपोज डैम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोकल लोगों का कहना है कि अगर भारत का ये डैम बनता है तो बहुत से इलाके डूब जाएंगे और सैकड़ों लोग बेघर हो सकते हैं। नदियों के पानी से जुड़ी सियासत की एक हालिया मिसाल हमने तब देखी जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। दोनों देशों के बीच ये मसला अभी भी सुलझा नहीं है। 30 जुलाई को भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी तब तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और इस बारे में इंडिया की तशवीश इंडियन सियासतदानों के बयानों से भी वाज़ेह हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला इसे उनकी रियासत में रहने वाले कबाइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी उनके वजूद को खतरा करार दे चुके हैं। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं है,
को क्या कर देगा। तो मान लीजिए अभी वहाँ पे डैम बन जाने के बाद में वो लोग अगर पानी को छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा जो सियांग बेल्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ में खास करके जो ट्राइब है वहाँ पे आदि ट्राइब लोग मैक्सिमम उस बेल्ट में ही बसे हुए हैं। तो वहाँ का पूरा प्रॉपर्टी, उसका ज़मीन, खास करके ह्यूमन लाइफ बहुत काफ़ी डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि डैम अगर बन जाता है तो हमारा सियांग नदी और ब्रह्मपुत्र का पानी काफ़ी सूख जाएगा। तो वाटर सिक्योरिटी के लिए हम लोग अगर ये अरुणाचल में जो हम लोग प्रोजेक्ट का जो कंसीव कर रहा है वो बन जाने से क्या होगा कि हमारे लिए जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो अपने डैम से हम लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे। और फ्यूचर में अगर वहाँ से कुछ पानी वो लोग छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी हम लोग फ्लडिंग तो होगा, डेफिनेटली होगा, मगर इट कैन बी कंट्रोल्ड। ये काफ़ी एक, क्योंकि चाइना इसको लेके एक वाटर बम की तरह भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान पानी से मुतल्लिक जो कशीदगी है, क्या इसका ताल्लुक खित्ते के दूसरे ममालिक से भी है और इसका होगा क्या? मैंने यही सवाल टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और वाटर सिक्योरिटी एंड पॉलिसी की माहिर डॉक्टर इरम खालिद सत्तार से पूछा। सारे जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं, बारिशें बढ़ रही हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है और लोगों की जो जरूरियात है ना पानी से, जिससे हम एनर्जी और बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो बढ़ रहे हैं। सो हमारी जो जरूरियात है वो बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो पानी का क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एक तो चेंज हो रहा है और वो कम हो रहा है क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि जो दरिया है ना उसको ये नहीं पता कि आपने पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हैं वो किधर ड्रॉ की हैं, ठीक है, मैप पे दरिया को बिल्कुल भी नहीं पता। दरिया जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जब तक ये कंट्रीज एक मिल के दरिया की प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये जो है ना ये मसले बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुल्क फिर ये सोचेगा कि जब मेरी तरफ से पानी गुजर रहा है तो मैं इसमें से अपना सब जो है ना काम निकाल लूं। अब ये सब कुछ तो हो रहा है, अगर इसके साथ साथ जो ममालिक के दरमियान मुआहदे और ट्रीटीज हैं उसमें भी मसले शुरू हो जाएं, लोग एक दूसरे का पानी बंद करना शुरू कर दें या झगड़े शुरू हो जाएं, तो फिर ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है वो 1960 में साइन हुई थी। 1948 में उसके निगोशिएशंस जो है वो शुरू हो गए थे, यानी कि 10-12 साल के बाद वो एक चीज अग्री की गई थी। और ऑब्वियसली हर चीज में मसले होते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि उसको कैसे लेके आगे चलना है और वो ट्रीटी हर चीज डिफाइन करती है। तो अब इंडिया उसको भी नहीं मान रहा या उसको भी उसने कह दिया है कि मैंने उसको यूनिलैटरली जो है वो उसको पॉज कर दिया है, जो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है गुंजाइश कि वो ये हो सके। तो हमें जो है एक इस नई दुनिया में जिसमें मसले बढ़ रहे हैं, पानी पे डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो चेंज हो रही है, हमें जो है कंट्रीज को ये करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबली वो एक दूसरे से डील करें और जो हमने अग्री किया है उस पे हम कायम रहें, ताकि आगे इसका मतलब है हमारे लिए आसान हो मसाइल को हल करना। सिंतास मुआहिदे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगने के साथ ही पाकिस्तान ने इसे बचाने के लिए हर किस्म की सफारती और तकनीकी कोशिशें शुरू कर दी हैं। इनमें अपने हलीफ चीन से सफारती और स्ट्रेटेजिक हिमायत हासिल करना भी शामिल है। इंडिया समेत मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले साबिक सफीर ज़मीर अकरम भी यही कहते हैं कि पानी की इस तिकोन में चीन एक बड़ा फैक्टर है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। असल में जो अपर राइपीरियन जिसको कहते हैं वो चीन है, क्योंकि ये सारा जितनी दरिया जो इंडस बेसिन है पानी टिबेटियन प्लेटो से आता है जो चीन की टेरिटरी है और वहाँ से ये बह के फिर नीचे पाकिस्तान। हम इस पे चीन के साथ भी मशवरा कर रहे हैं कि इस मसले को हम किस तरह से दोनों मुल्क किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि देखें चीन और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी इसमें ताउन हो रहा है। जो इंडस कैस्केड प्रोजेक्ट आप देख लें, जो इंडस दरिया सिंध के ऊपर जो 3 और 4 ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं चीन और पाकिस्तान के कोऑपरेशन से। तो असल में उनके हाथ में भी कुछ कार्ड्स हैं जो वो प्ले कर सकते हैं।
پاکستان کا شمار اس وقت دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں واٹر سٹریس یعنی پانی کی قلت کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ 2025 کے کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق 2022 میں پاکستان کلائمیٹ چینج کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک تھا۔ اس سال کے سیلاب کی وجہ سے ملک کی زرعی زمین اور صاف پانی کے ذرائع بہت بری طرح متاثر ہوئے۔ پاکستان کے رینیویبل واٹر ریسورسز کا 3/4 حصہ انڈس بیسن سے یعنی اس کی اپنی سرحدوں سے باہر سے آتا ہے۔ تقریباً تمام بڑے شہر پینے کے پانی کے لیے اسی پر انحصار کرتے ہیں۔ پانی کی سپلائی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے زراعت اور روزگار پر وسیع اثرات ہوں گے۔ ہر سال مانسون یا ہائی فلو کے دنوں میں انڈیا کے مغربی دریاؤں سے 10 ارب کیوبک میٹر پانی پاکستان داخل ہوتا ہے اور ماہرین کے مطابق اسے روکنا انڈیا کے لیے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اس کے پاس پانی کو ذخیرہ کرنے کے بڑے انفراسٹرکچرز ہیں اور نہ ہی اتنے بڑے والیوم کا رخ بدلنے کے لیے نہروں کا جال۔ اس کے پاس زیادہ تر رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں جن میں ذخیرہ کرنے کی فیسلٹی نہیں ہوتی۔ اب کیونکہ انڈیا نے اس معاہدے کو معطل کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے موجودہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے یا نیا انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور ماہرین کے مطابق اب وہ سمجھتا ہے کہ اسے ماضی کے برعکس پاکستان کو اس بارے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ معاہدہ ابینس میں ہے۔ اس کے اندر کسی ایک طرفہ وڈرال کا کوئی وہ الاؤنس نہیں ہے، نہ اس کو ابینس میں رکھنے کا ہے، نہ سسپینڈ کرنے کا ہے۔ ابھی حال ہی میں کورٹ آف آربیٹریشن میں 2025 میں جب یہ جھڑپ ہوئی ہے مئی میں، تو اس کے بعد انہوں نے کورٹ آف آربیٹریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ابینس میں رکھنا کا آپشن ہے نہیں، لیکن ہم تیار ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ موقف ان کا یہ ہے کہ جی ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے یا بینچ میں رکھیں گے، تو پھر تو کوئی صورت اس میں حل نہیں نکل سکتا۔ خشک موسم میں معاہدے کی کمی سب سے زیادہ محسوس ہوگی جب پانی کو سٹور کرنے کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور یہ اہم ہوگا کہ پانی کو کس وقت سٹور کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح مانسون کے موسم میں بھی یہ پتہ ہونا اہم ہے کہ کتنا پانی آ رہا ہے، تاکہ سیلابوں کی پیشن گوئی اور ان سے احتیاط کی تدابیر کی جا سکیں۔ اگر کوئی اوپری حصے کا ملک پہلے پانی عارضی طور پر روکے اور پھر ایک دم چھوڑ دے تو نچلے حصے والے ملکوں میں سیلاب اور تباہی آ سکتی ہے۔ اسے تکنیکی حوالے سے واٹر بامب کہتے ہیں، اور اگر اس بارے میں ڈیٹا شیئر نہیں ہوگا کہ کتنا پانی آیا اور کتنا روکا گیا، تو پاکستان جیسے ملک کو اس کا بدستور خطرہ لگا رہے گا۔ کیا انڈیا موجودہ حالات میں ایسا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ انڈیا کے پاس پاکستانی سرحد کے قریب اس طرح پانی کو ذخیرہ کرنے کی سہولیات فی الحال نہیں ہیں، اور اگر وہ کہیں دور ایسا کرتا ہے تو انڈیا کے اپنے کئی حصوں میں سیلاب کا خطرہ رہے گا، لیکن وہ نئی فیسلٹیز بنا سکتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹرمز کو اس مقصد سے فریم کیا گیا تھا کہ پانی کو کبھی ہتھیار نہ بنایا جائے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ ماضی کی جنگیں اور محدود جھڑپیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ دیکھیں، پانی کو ہتھیار بنانا بہرحال ایک خطرناک کام ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کا اثر ایک دم الٹا ہو۔ جنوبی ایشیا میں پانی سے متعلق سفارتکاری اور سفارتی کوششوں کا کمزور ہونا، ناکام ہونا صرف اس خطے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کلائمیٹ سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہماری دنیا پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کہیں بدترین سیلاب تو کہیں خشک سالی۔ ایسے میں انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدوں کو مضبوط کرنا اور بہتر بنانا اب ایک آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے، اور ایسا نہ کرنے کے نتائج سب کے لیے خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔